हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 जिसका एग्जाम 28 नवंबर 2021 को हुआ था, बट पेपर लीक होने के कारण ये एग्जाम निरस्त कर दिया गया था। फिर इसका जो री एग्जाम है वो 23 जनवरी 2022 को हुआ था, जिसके मैथ्स पार्ट के 30 क्वेश्चन हम इसके पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम 23 नवंबर 2021 में हुए पेपर के मैथ्स पार्ट के 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है m1 t1 m1 इंटू t1 इज इक्वल टू m2 इंटू t2। ठीक है, तो m1 क्या है यहाँ पे, मेंस मतलब मजदूरों की संख्या। तो यहाँ पे कितने मजदूर हैं, 15। तो m1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और t1 क्या हो जाएगा, 48, क्योंकि इनके द्वारा लिया गया समय क्या है, 48 घंटे। तो t1 क्या हो जाएगा, 48 घंटे हो जाएगा। उसके बाद m2 मीन्स दूसरे वर्कर्स की संख्या जिनके द्वारा लिया गया समय क्या है, 30 घंटे मीन्स 30 घंटे है। ठीक है, तो यहाँ पे t2 क्या हो जाएगा, 30 घंटे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और m2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो m2 जो m1 है वो कितना है, 15 इंटू t1 कितना है, 48 इज इक्वल टू m2 कितना है, निकालना है, इंटू t2 कितना है, 30। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये देखिए 15 टू ज़ा 30 हो जाएगा, और ये 2 टू ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। तो m2 हमारा कितना आ जाएगा, 24 वर्कर्स आ जाएंगे। ठीक है, मजदूरों की संख्या क्या होगी, 24। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 3 to 4x 3 4 2 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे 11 से विभाज्यता का रूल लगेगा। वो क्या होता है, विषम स्थान पे जितनी भी संख्याएं हैं उनके योग और सम स्थान पे भी जितनी भी संख्याएं हैं उनके योग का जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये होता है 11 से विभाज्यता का रूल। तो यहाँ पे हम ऐड करके देखेंगे। ये संख्या लिख लेते हैं पहले, कितनी, 3 2 4 x 3 4 2। ठीक है, तो यहाँ पे विषम स्थान पे जो संख्या है उनको प्लस करते हैं। तो 3 + 4 7 7 + 3 10 10 + 2 12 लिख लेते हैं। उसके बाद जितने सम स्थान पे जितनी भी संख्या है, तो 2 + x + 4 कितना हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। तो 6 + x हो जाएगा। अब इनका अंतर मीन्स डिफरेंस, ठीक है, वो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इज इक्वल टू में 0 हम कर लेते हैं और x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो 12 - 6 - x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 12 से 6 जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, यदि 102.7 को P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे न्यूनतम रूप मीन्स इसका लोवेस्ट फॉर्म हमें प्राप्त करना है। तो लोवेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है 102, इस नंबर की लोवेस्ट फॉर्म ज्ञात करने के लिए हम इसके फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे अपान में 1 आ जाएगा, और एक संख्या है पॉइंट के बाद तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है वो P/Q के रूप में हो गई ना, ऊपर P हो गया, नीचे Q। तो यहाँ पे Q की वैल्यू ज्ञात करनी, तो Q है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, रुपए 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में रुपए 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 600, और हमारा समय कितना है, वो 4 वर्ष दिया हुआ है, और पूरा मिश्र धन कितना है, 720 मीन्स अमाउंट पूरा कितना हो जाता है, 720। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मूलधन इतना है, पूरा टोटल अमाउंट इतना हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 120 है ना, इसको माइनस कर देंगे तो 120 आएगा। तो इंटरेस्ट 120 हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो ब्याज कितना हो जाएगा, 120, और t इज इक्वल टू कितना है, 4, और p इज इक्वल टू मीन्स मूलधन कितना है, 600। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT मीन्स मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा 120, मूलधन कितना है 600 इंटू आर निकालना है क्योंकि दर निकालना है ना, फिर 2% बढ़ाना है, गुणे समय कितना है 4/100। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 2 12 0 और फिर 4 5 20। तो आर कितना हमारा आ जाएगा 5। आर दर आ जाएगी 5%। ठीक है, तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। तो ब्याज की दर पहले कितनी थी 5%, अब 2% बढ़ा दिया जाए तो इसमें +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 7% से हम क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मूलधन कितना है 600 इंटू आर कितना हो जाएगा अब 7 और टी उतना ही बटे 100। तो ये देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 168 हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मूलधन कितना है 600 और इंटरेस्ट इतना है 168 है। तो धन पूछा है मीन्स टोटल अमाउंट, तो इसको ऐड कर देंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा। मीन्स मिश्र धन मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो मूलधन कितना है 600 प्लस ब्याज कितना है 168, तो हमारा आंसर आ जाएगा 768। ये क्या हो जाएगा मिश्र धन, पूरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा 768। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही नहीं है वो ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दो पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है। तो अगर दो पूर्णांक नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करके देख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है 0 1 2 से इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो हम दो पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे ले लिया 2 + 3, तो इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे दो परिमेय संख्याएं हम लिख लेते हैं, जैसे 2/3 प्लस 1/3, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/3। ठीक है, तो ये देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग क्या है एक परिमेय संख्या है ना, सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। इसमें गलत पूछा हुआ है तो गलत हमें ढूंढना है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम अपरिमेय संख्या कौन सी होती है इरेशनल नंबर, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे 4√5 प्लस 2√5, इसको ऐड करिए देखिए तो ये कितना आ जाएगा 6√5। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या आ गई, मीन्स अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या आ गई। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको ऐसे कर देते हैं 2 - 2√5, ये एक अपरिमेय संख्या और इनका योग प्लस 2√5। अब इनका योग कर लेते हैं। तो ये देखिए जब इनका हम योग करेंगे ना, इनको ऐड करेंगे तो ये 2√5 और 2√5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा नंबर आ जाएगा 2। तो ये 2 क्या है एक परिमेय संख्या है ना। तो देखिए अपरिमेय संख्याओं का योग जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक परिमेय संख्या आई है ना, दो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत ही पूछा है तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, तो दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ दीजिए कि नहीं, जैसे 2 + 3 = 5, ये नेचुरल नंबर ही हैं। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन्स गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। तो कोई संख्या हम मान लेते हैं लेट x है। ठीक है, कोई संख्या x है, वह क्या है अपने 20% से, मीन्स x का 20% से 60 अधिक है, मीन्स +60 है ना, 60 अधिक मीन्स +60 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे संख्या। ठीक है, तो हमने संख्या x मानी तो x = x का 20% कितना हो जाएगा, तो x का 20% मीन्स x × b 20/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x
और ये इधर आ जाएगा x/5 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5x माइनस x, तो कितना हो जाएगा 4x। तो 4x/5 इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 15 5 जा 75। ठीक है, तो 75 क्या आ जाएगी नंबर, संख्या हमारी क्या हो जाएगी 75। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, संख्या 30 70 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा नंबर इसके निकट होना चाहिए जो 17 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, ऐसा नंबर निकालना है हमें। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, हम देख लेते हैं, ये ऑप्शन से ही लगा लेते हैं हम। इसमें देख लेते हैं 17 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 30 60 है, इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 30 60। ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे ये तो एक बार में जाएगा, और 3 10 13 आ जाएगा यहाँ पे, तो 136 हो जाएगा। 136 जो है वो 8 बार में जाएगा। ठीक है, और ये फिर 0 बार में जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स 30 60 17 से डिविजिबल है। अब ये देखिए 30 70, अगर यहाँ पे 30 70 हो तो ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 8 बार में 136 ही जाएगा। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन 30 77, अगर हम 30 77 17 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 30 77, ये 17 से डिवाइड करिए तो ये एक बार में जाएगा। उसके बाद 13 आएगा, तो 13 में 137 हो जाएगा, और 8 बार में 136 जाएगा, एक बचेगा फिर 17, तो ये एक बार में जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 17 से। अब ये देखिए ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारे ऑप्शन 2 ए और सी ये जो है वो 17 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा सर्वाधिक निकट, तो 30 70 के निकट कौन सा है, ये इसमें देखिए 10 का डिफरेंस है ना, इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 7 का डिफरेंस है। तो निकट कौन सी संख्या, ये 30 77। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है। ठीक है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस मतलब 5 रुपए में, 5 रुपए में अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं और 4 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 1 रुपए का हमारा क्या होता है लॉस होता है ना, 1 रुपए का क्या होता है लॉस दोनों में। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछा है, मीन्स इसको परसेंटेज में निकालना है। तो हानि प्रतिशत मीन्स लॉस, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बटे CI इंटू 100 पे कॉस्ट प्राइस में CP और SP। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस CP यहाँ पे हो जाएगा। तो लॉस कितने का हो रहा है 1, है ना, और CP कितना है 5 इंटू 100। तो यहाँ पे प्रतिशत कितना निकल के आएगा 5 2 10, तो 20% है ना। लॉस प्रतिशत कितना आ जाएगा हमारा 20%। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, यदि किसी घन का विकर्ण जो है 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे घन के विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। ठीक है, मीन्स a क्या है यहाँ पे भुजा और √3। तो यहाँ पे विकर्ण कितना दिया हुआ है 8√3 इज इक्वल टू a√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के का फॉर्मूला लगा देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 6a², है ना। ये घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे 6, और a² मीन्स 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10 देखते हैं, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है। तो वृत्त का त्रिज्य खंड, यहाँ पे जैसे हम एक वृत्त बना के देखते हैं, एक वृत्त है और इसका ये सेंटर है ना। ये 120 दिया हुआ है तो 120 हम ऐसे,
ठीक है, ये कितना कोण हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा वृत्त का व्यास कितना होगा और ये दिया हुआ है त्रिज्य खंड, मीन्स खंड के क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60/7, और थीटा कितना दिया हुआ है, मीन्स कोण 120 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कट करिए, देखिए ये जाएगा 2 बार में 11 2 जा, और ये 11 से कट करेंगे 6 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा 3 टाइम में जाएगा, और उसके बाद अब और देखिए कट हो रहा है कहीं, 2 3 जा 6, है ना, और ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3। ठीक है, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 3 इंटू 3 हो जाएगा ना 9, और तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, आर की वैल्यू 3। जब हमारी त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास निकालना है तो त्रिज्या का 2 गुना कितना होता है, व्यास पूरा होता है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो व्यास d इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। व्यास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। जैसे कोई वर्ग है, पहले उसके विकर्ण को दोगुना कर दो तो उसका क्षेत्रफल, जो नया क्षेत्रफल होगा वो कितने गुना होगा। तो जैसे हम पहले एक छोटा वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, इसका ये विकर्ण है, इसकी भुजा मान लेते हैं ए है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, अगर कोई वर्ग है और उसकी भुजा ए है तो उसका विकर्ण जो होता है, उसके विकर्ण का फॉर्मूला √2a ये होता है। ठीक है, और अगर एक बड़ा वर्ग दूसरा मान लेते हैं, इसका विकर्ण, इसकी भुजा हम मान लेते हैं x, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा, है ना, इसका विकर्ण। तो यहाँ पे पूछा हुआ है विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। पहले विकर्ण कितना था, ये d1 √2a, तो इसको 2 गुना कर दो, मीन्स 2√2a, इसका 2 गुना कर दो तो 2√2a आ जाएगा, और बाद में विकर्ण कितना है, √2x, तो इसको बराबर कर दो √2x। ठीक है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2a, ये x की वैल्यू 2a आ जाएगी। अब तो क्षेत्रफल होगा, मीन्स नया क्षेत्रफल कितना होगा, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसकी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2a है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे 2a, तो ये x स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये नया क्षेत्रफल आ जाएगा बड़े वर्ग का, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा है और इसकी भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, a स्क्वायर, और नया क्षेत्रफल कितना है, 4a स्क्वायर। आप पूछा है तो क्षेत्रफल कितने गुना, देखिए ये 1 गुना, इसका 4 गुना है ना, ये पहले वर्ग का पहले क्षेत्रफल का कितना है, 4 गुना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, विनय एक घड़ी ₹75 में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है। ठीक है, विनय है वो 75 रुपए में घड़ी को बेचता है, और उसकी लागत मूल्य बताना है, मतलब कॉस्ट प्राइस, वो कितने में खरीदता है ये बताना है ना, और कंडीशन दी हुई है कि जो लागत मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ होता है, मीन्स CP इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, है ना, ये कंडीशन दी हुई है, CP इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, मतलब कॉस्ट प्राइस के इज इक्वल टू है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे SP कितना दिया हुआ है, SP सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 75, तो हमें CP निकालना है। तो CP हम, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, अगर CP निकालना है और SP दिया हुआ है, तो SP से कम ही होगा ना CP, तभी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा हमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 150, तो 150 से ज्यादा है 75 से, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा ये, और 175 भी गलत हो जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा है। अब 60 और 50 में हमें देखना है क्या कॉस्ट पाई जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम लेट सपोज मान लेते हैं CP इज इक्वल टू 50 है, ठीक है,
और एसपी कितना है 75। तो प्रॉफिट हमारा कितना का आ रहा है, अगर हम कोई चीज 50 रुपए में खरीदते हैं और 75 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है 25। लेकिन यहाँ प्रॉफिट परसेंट के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी मीन्स 25 अपॉन सीपी कितना है 50 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये इसको कट कर लेंगे, 2 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा 50। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आ गया 50%। और हमने सीपी भी माना था 50, सीपी माना था ना 50। अब ये इक्वल आ गया ना, यही कंडीशन हमें चाहिए थी कि सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो ये इक्वल आ गई, मीन सीपी जो है वो 50 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन से आपको नहीं करना हो तो आप सीपी को, दूसरे क्वेश्चन अगर ऐसे हो तो सीपी को 100 मान के लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 100 मानेंगे तो ये मतलब लॉस में चला जाएगा, है ना। अगर सीपी 100 में और सेलिंग प्राइस 75 में तो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 13 दिया हुआ है, यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त अंतःस्पर्शी होंगे या बाह्यस्पर्शी या इन दोनों में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंतःस्पर्शी। अगर हम अंतःस्पर्शी वृत्त बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, अंतःस्पर्शी मीन्स अंदर से ये टच करेगा। तो इसमें तो ये कंडीशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगी। अगर हम वृत्त बनाते हैं बाह्यस्पर्शी, तो बाह्यस्पर्शी कैसे बनेगा, ऐसे, है ना। ये दो वृत्त हो गए, ये बाह्यस्पर्शी मीन्स बाहर से टच करते हैं। ठीक है, तो इनके केंद्र ये हो गए, इनके केंद्रों के बीच की दूरी मतलब ये R1 मान लेते हैं, ये R2। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बीच की दूरी इनके त्रिज्याओं के योग से कम है। तो इनके बीच की दूरी देखो, केंद्रों के बीच की दूरी इनके त्रिज्याओं के बराबर ही है, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इनके बीच की दूरी इनके त्रिज्याओं के बराबर ही है ना, त्रिज्याओं के योग के। लेकिन इसमें कह रहा है त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो हम अगला ऑप्शन प्रतिच्छेदित करेंगे। अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं दो वृत्त, जैसे दो वृत्त बना लेते हैं, इनको इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, प्रतिच्छेदित कर देते हैं और इनके केंद्र ये हैं, ये हो गई इसकी और ये हो गया इसका केंद्र। ठीक है, अगर ये इसका ये R1 हो जाता है और इसकी त्रिज्या R2, तो यहाँ पे देखिए केंद्रों के बीच की दूरी जो है उनके त्रिज्याओं के योग से कम है। त्रिज्याओं का योग कितना है R1 प्लस R2, लेकिन इनके बीच की दूरी कम होगी ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रतिच्छेदित करेंगे मीन्स इंटरसेक्ट जब हम बनाएंगे वृत्त, तभी जो है वो त्रिज्याओं के योग से कम होगी केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अंक विन्यास 1, 5 to 10, और ये यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, नंबर ढूंढना है। ठीक है, कौन सा नंबर होगा। आगे 15 और 4, 20 में विलुप्त संख्या है। ठीक है, यहाँ पे विलुप्त नंबर बताना है। तो ये सीरीज हम लिख लेते हैं पहले, 1, 5, 2, 10। यहाँ पे नंबर पता करना है, 15, 4, 20। अब ये सीरीज में देखेंगे कौन क्या फॉलो होता है मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 प्लस 1, यहाँ पे देखिए +1 हुआ है। फिर ये नंबर हमें पता करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें देखिए 5 और 10 है, फिर इसका 15 है, 5, 10, 15, मतलब ये +5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे +5 हुआ है, फिर यहाँ पे +5 हुआ है। तो ये तो सीरीज सही चल रही है। यहाँ पे देखिए +1 हुआ है, तो यहाँ पे भी हम अगर +1 करेंगे तो 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो नंबर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तभी सीरीज सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 3। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यदि a और b धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब a² + b² को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे संख्या दी हुई है a और b, इनको क्रमशः 6 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा,
जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य, डिविड। तो वो यहाँ पे 6 ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, क्योंकि हम ए को डिवाइड कर रहे हैं 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 भाजक हो जाएगा। और भागफल दिया नहीं है तो हम भागफल की जगह x लिख लेंगे, प्लस शेषफल दिया हुआ है। जब हम a को डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 4। तो ये हमारे इक्वेशंस बन जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6x प्लस 4, ये हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे संख्या b को ले लेते हैं और 6 को डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो इसी को ऐसे ही लिख लेते हैं, b को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6x प्लस कितना, 5 रिमाइंडर आता है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे पूछा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से डिवाइड करने पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स हम इन दोनों इक्वेशंस का वर्ग करके हम इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको वर्ग करके दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इधर वर्ग करके तो होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देंगे। एक चीज हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 6x जो है वो 6 यहाँ पे है, तो 6 जहाँ पे है तो ये संख्या क्या है, पूरी 6 से डिविजिबल है। ये भी 6x यहाँ पे भी डिविजिबल है। तो हम इसका स्क्वायर पूरा मतलब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो फिर इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, और इसको रहने देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 5 11 और 2 1 3 4, तो 41 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड ही हो जाएगा तो इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, कोई वर्ग है, उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत। तो यहाँ पे हम वर्ग की भुजा मान लेते हैं, पहले क्या थी, 100। ठीक है, पहले 100 थी, फिर उसके बाद 10% की जब इसमें वृद्धि कर दी गई तो बाद में कितनी हो गई, 110, है ना, क्योंकि 100 में हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब यहाँ पे उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले कितना क्षेत्रफल था, जब 100 भुजा थी तब कितना क्षेत्रफल था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाद में, 110 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो यहाँ पे हम प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या से माइनस कर देंगे। तो 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपान ये 100 का स्क्वायर, क्योंकि इससे वृद्धि हो रही है ना, तो इंटू 100, ये हो गई प्रतिशत वृद्धि। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, 110 प्लस 100 एक ब्रैकेट में और इसको ऐसे, तब इजी हो जाएगा। ठीक है, नीचे 100 बचेगा, और ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210, और इनटू यहाँ पे 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 अपान 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए आ गया 21%। ठीक है, तो 21% क्या हो गई, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ये पॉइंट में संख्या दी हुई 0.00032 का होल पावर 0.6 का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट हटाते हैं, है ना। तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 0.0032 है और 0.6 है। ठीक है, जब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 और यहाँ पे 5 संख्याएं हैं तो 5 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.6 है तो यहाँ पे अपान में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार में 2 से कट करेंगे, 5 बार में, और इसको क्या हम लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, अपान इसको देखिए यहाँ पे 5 0 है तो 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, 10 की पावर 5। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह पावर 5 है तो हम इसकी होल पावर 5 कर देंगे, है ना।
और यहाँ पे 3/5 आया है तो इंटू 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे होल पावर 3 बची। अब इसकी होल पावर 3 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 8, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 0। अब इसको डेसिमल में करना है क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 0 है तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे लास्ट से, तो यहाँ पे 0.008 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल जो है वो 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मोहन की वर्तमान आयु जो है वो x है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, जब वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पहले की आयु x - 5 हो जाएगी। फिर दिया हुआ है तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल, तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जब प्रेजेंट एज जो है वो x है तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 9 हो जाएगी, है ना, इसमें 9 जुड़ जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना है, 15, तो इसको हम गुणा कर देते हैं। इनका गुणनफल कितना है, 15 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू जो निकलेगी वही मोहन की क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको ऑप्शन से लगाएंगे। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं और ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 5 वर्ष पूर्व उम्र आपको बतानी, तो 5 वर्ष पहले इसको मतलब माइनस में चली जाएगी आयु, ये भी माइनस में चली, ये 0 हो जाएगा अगर इसमें से 5 माइनस करेंगे, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मतलब माइनस में चली जाएगी, इसमें 0 आ जाएगा, तो ये दोनों हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। फिर 7 और 6 को चेक करते हैं। यहाँ पे 7 और 6, अब यहाँ पे देखिए 7 से हम -5 करेंगे, तो 7 से -5 करेंगे 2 आएगा, और 7 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 9 9 16 आएगा। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है मतलब गुणनफल, वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 32 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम 6 को चेक कर लेते हैं, तो 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा, और इनटू अगर 6 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 15, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो 15 आ रहा है। यहाँ यही कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या 15 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, यदि ये संख्याएं दी हुई है 5x 9 यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे x लिख दिया गया है, यहाँ पे 3 2 7 और 2y 8 का योग जो है वो कितना है 1 1 1 4। तो x का महत्तम संभव मान मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, x की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हम इनको ऐड करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 5x 9 3 2 7 2y 8, इनको जब हम सम करेंगे तो कितना आ रहा है, आंसर आना चाहिए 1 1 1 4। ठीक है, इतना आना चाहिए। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको ऐड करिए, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 + 7 16 और 16 + 8 24। 24 का हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 और +4, तो यहाँ पे इसको सम करेंगे कितना आएगा 4 + x + y, है ना, ये आया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 8 + 2 10 10 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन 11 है, इसका मतलब एक नंबर यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना टोटल नंबर आना चाहिए 11, है ना, क्योंकि एक नंबर यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 11 हम इक्वल टू में 11 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x + y का जो मान है वो 7 आ जाता है, 7 आ जाता है। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए x + y, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू में यहाँ पे देखिए 6 + 7 8 9 है। अगर हम यहाँ पे x = 6 लेते हैं, तो y = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और x = अगर 7 लेते हैं, तो y = हमें 0 रखना पड़ेगा, तभी 7 = 7 होगा, है ना। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम 7 को लेंगे। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो हम 6 को भी ले सकते थे, x = 6 रख सकते थे, लेकिन हमें लार्जेस्ट वैल्यू मतलब 6 से बड़ा 7 है, तो हम 7 को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, परिमेय संख्या जो है 0 - 5
संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या दी हुई है 0/-5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू में 0 आएगा और 0 से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या मतलब प्लस में कोई भी परिमेय संख्या होती है जिसको प्लस p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, मीन्स रेशनल नंबर। तो 0 से बड़ी कोई भी प्लस की मतलब धनात्मक में कोई भी वैल्यू हो सकती है p/q के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला दिया हुआ है -1/4, तो ये ऋणात्मक वैल्यू दी हुई है, तो ये भी मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3/-8 दिया हुआ है, तो -3/-8 मतलब माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 3/8 आ जाएगा, प्लस की वैल्यू है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यहाँ भी ये ऋणात्मक वैल्यू है, ये भी ऋणात्मक वैल्यू है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल जो है वो 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। यहाँ पे देखिए लासा और मासा का गुणनफल दिया हुआ है ना, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं जो है वो x और y हैं। मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है और उनके बीच का अंतर जो है वो 10 है, तो उनके बीच का अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है ना। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और लासा मासा गुणनफल जो है वो 336 है। तो ये फॉर्मूला होता है संख्याएं मतलब संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू लासा गुणे मासा मतलब एलसीएम इज इंटू एचसीएफ, है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, नहीं, लासा और मासा का गुणनफल दिया हुआ है 336, तो x और y का मान कितना हो जाएगा 336, तो ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है तो x प्लस वाई पहले निकालेंगे, फिर हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इजीली निकल आएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। यहाँ पे हम x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस 4xy, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा 1444, ठीक है, इतना आ जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना आएगा, तो x प्लस वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ आगे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 38, ठीक है। यहाँ पे इसका रूट 38 आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 38 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस मान लीजिए इसको थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड को मतलब यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगी, दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे जब 24 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 14, ठीक है। ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो एक संख्या हो जाएगी 24, दूसरी 14, मतलब 24 और 14, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप एक ट्रिक से लगा सकते थे, जैसे यहाँ पे हमारा गुणनफल मतलब x और y गुणनफल कितना आ जाएगा, आ रहा है 336 आ रहा है, ठीक है। ये x और y गुणनफल कितना आ रहा है 336, तो आप इतना पूरा ये वाला सॉल्व ना करके आप यही ऑप्शन से चेक कर लेना, ठीक है। x और y का गुणनफल 336 आना चाहिए, तो इसका गुणनफल हम जब 10 और 20 गुणा करते हैं तो 200 आता है और इसका गुणनफल करते हैं तो 336 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसका गुणनफल करेंगे तो इतना नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में आप लगा सकते हैं और ये लॉन्ग में आप दूसरे मेथड से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, ये वाली पूरी क्वेश्चन दी हुई है, किस संख्या से भाज्य होगी, ये सीरीज किस संख्या से भाज्य होगी, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62, 63 ऐसे है, तो हम यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेंगे, 4 की पावर 61 सब में मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे,
तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 4 मतलब 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो 4 की पावर 1 बचेगा ना, तो 4 उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 3, यहाँ पे 4 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे 4 की पावर 61 ऐसे लिख लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 + 4, इसको 16 लिख सकते हैं और इसको कितना लिख सकते हैं 4 की पावर 3 को लिख सकते हैं 64 और 4 की पावर 5 को 256 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐड करेंगे तो 341। ठीक है, इसको ऐड करने पर 341 आ जाएगा। अब ये देख लीजिए कि 341 किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो वही संख्या तो उसी नंबर से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देखिए तो 3 से 341 डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से करके देखिए तो 11 से जब हम करके देखेंगे तो 11 3 जा 33 और एक तो 11 से 11 1 जा 1, तो 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 11 से ये संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, मतलब पूरा ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि किस संख्या से भाज्य होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 3 बज के मतलब 57 मिनट PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था। ठीक है, ये बताना है कि 5 घंटे और 58 मिनट पहले क्या समय हुआ था। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इजी कर लेंगे। यहाँ पे 3 बज के 57 मिनट मतलब दोपहर के 3 बज के 57 मिनट हुए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 और 3 15, 15 बज के 57 मिनट ऐसे लिख सकते हैं ना, 15:57 लिख सकते हैं। और इसको 5 घंटे 58 मिनट पहले निकालना है तो इससे हम घटा देंगे पहले निकालने के लिए, तो 5 घंटे 58 मिनट जो है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 57 है, यहाँ पे 58 है, तो ये इसको हम 1 मिनट इधर से ले लेंगे। तो 1 मिनट जब हम इधर से लेंगे तो ये 1 मिनट जब हम इधर से लेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इधर हम 60 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जब 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 14 और मिनट में कितना 60 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 117। ठीक है, और माइनस कितना करना है 558। ठीक है, तो अब इसको माइनस करिए। यहाँ पे देखिए 17 इससे माइनस करेंगे, 17 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 से 8 जाएगा 9। ठीक है, और 10 से 5 जाएगा 5। ठीक है, 59। और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 14 में से 5 गया 9। ठीक है, तो 9 बज के 59 मिनट होगा। और यहाँ पे देखिए दोपहर के बजे हुए, दोपहर से 5 घंटे पहले, तो ये मतलब सुबह होगी, तो AM यहाँ पे लिख देंगे AM 9 बज के 59 AM। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में 1 महीने के खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय जो है वो 35,000 है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है ना, ये पूरा पाई चार्ट है। इसमें इतने खर्च मतलब फूड पर 40%, 48% खर्च हुआ, रेंट पर इतना, फिर क्लॉथ्स पर इतना, फ्यूल पर इतना, एजुकेशन पर इतना खर्च हुआ है इतने परसेंट। ठीक है, तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ ये बताना है। ठीक है, ईंधन मतलब फ्यूल और भोजन मतलब फूड, इन दोनों पे कितना खर्च हुआ। तो फूड पे कितना खर्च हुआ है 48% और फ्यूल पे कितना खर्च हुआ है 10%, तो टोटल हमारा कितना खर्च हुआ है 58%। और आय कितनी है, इनकम मतलब 35,000 है, तो 35,000 का 58% निकाल लेंगे तो वही खर्च निकल आएगा। तो 35,000 का 58% निकालेंगे तो यहाँ पे 0 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2300, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 2300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 25 दिया हुआ है। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं और उसके अंदर बनने वाले सबसे बड़ा वर्ग है ना, इसके अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वर्ग ऐसे बनेगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बटे इस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमने शॉर्ट्स में अच्छे से समझाया हुआ है अपने वीडियो पे, आप वहां पे जाके डिटेल में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो पाई/2 मतलब ये कॉमन नंबर आएगा, इसीलिए
इसकी जो वैल्यू है मतलब इसके क्षेत्रफल की वैल्यू जो है वो वृत्त पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिवर्ष दिया है। अधिवर्ष मीन्स होता है लीप ईयर, और लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 366, और अगर एक नॉर्मल ईयर ले लेते हैं उसमें होती है 365। तो यहाँ पे 366 क्यों होती है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है ना, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है। तो लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी हो गई, 366, और नॉर्मल ईयर में 365। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमें मान लो 1 अप्रैल है, आज 1 अप्रैल है, और पूछा हुआ है 1 अप्रैल 2001 है आज, और पूछा हुआ है 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002 पूछा हुआ है। आज है मान लो शनिवार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ आज 1 अप्रैल 2001 को शनिवार है, तो 1 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा ये पूछा हुआ है। अगर मान लो तो यहाँ पे देखिए ईयर में कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप है ना, 2001 है, यहाँ पे 2002 है, तो 1 साल का गैप है। तो हम यहाँ पे शनिवार में +1 करते हैं, तो सब जब +1 करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा, रविवार, है ना, शनिवार के बाद रविवार आता है ना, तो दिन 1 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो 1 अप्रैल को दिन बुधवार है ना, 1 अप्रैल को यहाँ पे लिख लो, 1 अप्रैल को दिन कितना है, बुधवार। 1 अप्रैल को दिन है बुधवार। अब यहाँ पे देखो ईयर तो दिया नहीं हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है कि 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 साल का गैप है साल में। तो यहाँ पे हम बुधवार में +3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा दिन निकल के आएगा, बुधवार में +3 करेंगे तो दिन निकल के आएगा शनिवार, है ना, बुधवार में +3 करेंगे तो शनिवार निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि बुध, फिर बृहस्पति, शुक्रवार, फिर शनिवार, है ना, +3 करेंगे तो शनिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला आंसर, यहाँ पे देखिए अधिवर्ष से दिया हुआ है, मतलब लीप ईयर। नॉर्मल दिनों में अगर हम लीप ईयर आता है तो उसमें +2 करते हैं, जैसे इसमें 1 साल का गैप था तो +1 किया था। अगर लीप ईयर ये होता तो हम +2 करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से दिन ऐड हुए हैं। अगर 29 फरवरी से पहले का कोई दिन पूछा होता तब हम +2 करते, लेकिन 29 फरवरी यहाँ पे बीत चुकी है ना, 1 अप्रैल से पूछा है, तो 1 अप्रैल में हम +1 ही करेंगे। अगर 29 फरवरी से पहले का कोई दिन पूछा होता तो +2 करते, यहाँ पे 1 अप्रैल से पूछा हुआ है तो हम +1 ही करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे बुधवार +3 करेंगे तो शनिवार, हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर है। ठीक है, तो पूरक व संपूरक कोण का अंतर, पूरक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री, और संपूरक कोण कितने का होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इनका अंतर हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या है। तो वह संख्या हम मान लेते हैं x, और यहाँ पे दिया हुआ है किसी संख्या का 30%, मतलब x का जो है वो 30%, मतलब 30/100, है ना, उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, मतलब इज इक्वल टू उस संख्या के 3/4, मतलब x का 3/4 से 63 कम है, मतलब डिक्रीज कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे, तो -63। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 3 सब में कॉमन मिलके कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से कैंसिल, 3 यहाँ से कैंसिल, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आ जाएगा x/10 इज इक्वल टू x/4 -21, इतना आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 21, x/4 -x/8 इज इक्वल टू 21। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, और 10x ऊपर -4x, तो 10x - 4x कितना हो जाएगा, 6x, और 6x इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे इसको सॉल्व, 2 3 6, और 2 दूनी 4, 3 7 21, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, वह संख्या कितनी आ जाएगी, 140। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कितने समय में
16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने समय में मतलब t निकालना है, और ये 16 से 2/3 वार्षिक ब्याज की दर, तो ये r बराबर कितना है, तो इसको हम सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 16 × 48 और 2 50, 50/3 लिख सकते हैं ना, तो 50/3%। उसके बाद देखते हैं कि ब्याज दर से साधारण ब्याज निकालना है और मूलधन का 5/6 होगा। साधारण ब्याज है और मूलधन का 5/6। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 5/6 है। ठीक है, ये दिया हुआ है इतना। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PR × T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P × 5/6, और P कितना है, P ही होगा क्योंकि P दिया नहीं है, तो P को एज इट इज लिख लेंगे। R बराबर 50/3, तो यहाँ पे /3 और इंटू T निकालना है। ठीक है, और /100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2, 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, और P से P कैंसिल हो जाएगा, और 2 5 10। तो हमारे पास T इज इक्वल टू आ जाएगा 5, मतलब 5 साल। ठीक है, समय कितना आ जाएगा, 5 साल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है हम रुपए 10 दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, 10 रुपए में खरीदता है केले, 10 रुपए यहाँ पर हम रुपए लिखेंगे यहाँ पे, तो 10 रुपए में 1 दर्जन खरीदता है ना, 10 रुपए दर्जन की दर से, तो 10 रुपए में 1 दर्जन खरीदता है, मतलब 12 केले खरीदता है। 10 रुपए में 12 केले खरीदता है, फिर 12 रुपए में 10 केले बेच देता है, तो 12 रुपए में वो 10 केले बेच देता है ना। ये हो गया CP, ये हो जाएगा SP से, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो CP 10 रुपए में 12 केले खरीदता है और 12 रुपए में 10 केले बेच देता है। ये हमारे क्या है, केले मतलब आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे बनाना लिख लेते हैं, मतलब केले हैं तो इसको B मान लेते हैं। ठीक है, 12 केले खरीदता है, 10 केले बेचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आर्टिकल्स को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे। ठीक है, इधर भी 12 से करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और इधर बनाना इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा, 120 120। ठीक है, ये इक्वल आ गया। उसके बाद कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 144 आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो 100 रुपये में खरीदते हैं, 144 में बेचते हैं, तो लाभ कितने का होगा, 44, और 44/100 × 100 मतलब प्रतिशत कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे यूपी टेट के 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 2021 में हुए जो 2 पेपर हुए थे यूपी टेट के, एक लीक वाला पेपर और एक री एग्जाम उसका हुआ था, वो पेपर उसके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, इन दोनों वीडियो को जरूर से देखिए, और जहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं समझ आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है। ठीक है, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।